डिजीज होता है जिस दौरान हमारा हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। इसका हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर is a condition in which the heart is unable to pump blood effectively to meet the body need. As a result, blood backs up in the circulation, increasing pressure in blood vessels, which causes fluid to leak and accumulate in organs such as the lungs, liver, abdomen and lower limbs. जैसा कि अब भी हमने देखा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये एक टाइप का डिजीज होता है, कंडीशन होता है जिस दौरान हमारा हार्ट अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। यानी कि हमारा हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। और जब हमारा हार्ट ब्लड को अच्छे तरीके से पंप नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड आकर जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड आकर जमा हो जाएंगे तो इस वजह से हमारे ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होना चालू होता है। और इसी इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से फ्लूइड लीक होता है, यानी कि प्लाज्मा बाहर निकलता है। और यही प्लाज्मा बाहर निकलकर हमारे लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर, एब्डोमेन के अंदर एंड लोअर लिम्स यानी कि हमारे पैरों के अंदर आकर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कॉजेज क्या क्या होते हैं, किन वजहों से हमारे बॉडी के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Congestive heart failure usually develops due to damage or weakening of the heart muscle. The most common causes are coronary artery disease, high blood pressure or hypertension, and cardiomyopathy. Other causes include valvular heart diseases, congenital heart defects, arrhythmias, and chronic condition like diabetes. When the heart becomes weak or stiff, it cannot pump blood effectively or fill properly, which leads to reduced blood flow to the body and fluid accumulation in organ such as lungs, liver, abdomen and lower limbs. जब हमारे हार्ट के मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसी कमज़ोरी के वजह से हमारे बॉडी के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ होने लगता है। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन डिजीज़ है या फिर कार्डियोमायोपैथी डिजीज़ है, तो इन सब की वजह से भी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज होने लगता है। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को वॉल्व्युलर हार्ट डिजीज है, यानी कि अगर पेशेंट के हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं वो पूरी तरह से डिफेक्टिव हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो इसकी वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को कंजेनेटल हार्ट डिफेक्ट है, यानी कि पेशेंट को बचपन से ही हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या फिर डिफेक्ट है, तो इसकी वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को अरिदमिया डिजीज है तो अरिदमिया के वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक डायबिटीज है, यानी कि पेशेंट को काफी लंबे समय से डायबिटीज है, तो इस वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हमारा जो हार्ट है वो पूरी तरह से वीक हो जाता है और पूरी तरह से स्टीफ हो जाता है। और इसी वीकनेस की वजह से हमारा हार्ट पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को अच्छी तरीके से पंप नहीं कर पाता है। और जब ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है। और इसी वजह से हमारे लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर, एब्डोमेन के अंदर एंड लोअर लिम्स के अंदर, यानी कि हमारे पैरों के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, फ्लूइड जमा होना चालू हो जाता है। सो ये तो था एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। पेशेंट्स विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एक्सपीरियंस सिम्टम्स सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली व्हाइल लाइंग डाउन और ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, फटीग, वीकनेस एंड स्वेलिंग इन द लेग्स, एंकल्स और एब्डोमेन। They may also have rapid or irregular heartbeat, weight gain due to fluid accumulation, persistent coughing often with white or pink mucus, and difficulty sleeping due to breathing problems. In advanced stages, symptoms worsen and may interfere with daily activities. अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज हो जाता है
तो ऐसे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है, यानी कि ऐसे पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। अगर ऐसे पेशेंट सो जाते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, तो उस दौरान सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को फटीग महसूस होने लगता है, पेशेंट की बॉडी वीक हो जाती है एंड पेशेंट के पैरों में, एंकल्स में एंड एब्डोमेन के अंदर स्वेलिंग यानी कि सूजन होने लगता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा रैपिड हो जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा इर्रेगुलर होने लगता है। इसी के साथ साथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के दौरान जब पेशेंट के बॉडी के अंदर या डिफरेंट ऑर्गन के अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है, तो इसी फ्लूइड जमा होने की वजह से, इसी फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से पेशेंट का वेट भी गेन होने लगता है। साथ ही साथ पेशेंट को परसिस्टेंट कफिंग यानी कि परसिस्टेंट खांसी आना चालू हो जाता है और खांसी के दौरान जो भी म्यूकस बाहर निकलता है, ये म्यूकस का कलर ज़्यादातर वाइट या फिर पिंक हो सकता है। इसी के साथ साथ जब पेशेंट सोने को देखते हैं, तो सोने के दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होता है, क्योंकि सोने के वजह से उनके बॉडी के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर इन सब सिम्पटम्स का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो ये सब सिम्पटम्स आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं और एडवांस होने की वजह से हाँ, ये जो पेशेंट के डेली एक्टिविटीज़ में, डेली काम-काज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को बिना किसी मेडिसिन या फिर बिना किसी दवाई के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को अपने खाने के अंदर सॉल्ट को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, यानी कि ऐसे पेशेंट को नमक का सेवन काफ़ी ज़्यादा कम करना चाहिए। अगर पेशेंट नमक का सेवन कम करेगा, तो पेशेंट के बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन प्रिवेंट होगा और पेशेंट के बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग हुआ है वाटर रिटेंशन की वजह से या फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, वो भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। दूसरा है फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक फ्लूइड को भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, यानी कि ऐसे पेशेंट को पानी का सेवन, पानी थोड़ा सा कम पीना चाहिए। इसके वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड जमा हुआ है, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो सकता है। इसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक एंड ऑब्जर्वेशन में लाइट एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग जैसे एक्सरसाइज करने चाहिए। इससे पेशेंट का जो हार्ट है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है वेट मॉनिटरिंग। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को अपना वेट को काफ़ी अच्छे तरीके से मॉनिटर करना चाहिए, अपने वेट को काफ़ी अच्छे तरीके से चेक करने चाहिए। वेट मॉनिटर करने से डॉक्टर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट के बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट का वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो इस केस के अंदर डॉक्टर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कहीं न कहीं जो वाटर है या फिर जो फ्लूइड है, वो एक्यूमुलेट होना चालू हो चुका है। इसके बाद है डाइटरी चेंजेस। अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो चुका है या फिर होने के चांसेस हैं, तो ऐसे पेशेंट को अपने डाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने होंगे। ऐसे पेशेंट को फ्रूट्स, वेजिटेबल और जो होल ग्रेन्स होते हैं, उनको कंज़्यूम करना चालू कर देना चाहिए और ऐसा खाना जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो या फिर सैचुरेटेड फैट हो, इन सब खाने को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से क्विट कर देना चाहिए एंड अल्कोहल के कंजम्पशन को भी पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये बंद करते ही पेशेंट के जो हार्ट का हेल्थ है, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को अपने स्ट्रेस को भी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड लाइट योगा जैसे एक्सरसाइज करने चाहिए। इनसे इनका स्ट्रेस मैनेज होगा और हार्ट का हेल्थ भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होने लगेगा। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि बिना किसी मेडिसिन या दवाई के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा।
नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को मेडिसिन के ज़रिए एंड दवाइयों के ज़रिए किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल है फ्यूरेसामाइड, टॉर्सेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड। ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड जो जमा हो चुके हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, उनको रिमूव करने का काम करते हैं एंड स्वेलिंग को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। दूसरा है एसीई इनिबिटर, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। इसके एग्जांपल है एनालाप्रिल, रेमिप्रिल एंड लेसिनोप्रिल। ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं एंड हार्ट के ऊपर जो स्ट्रेन होता है, यानी कि जो प्रेशर होता है, उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके एग्जाम्पल है लोसर्टन, वालसर्टन एंड टेल्मिसर्टन। ये ड्रग्स भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज को अच्छे तरीके से मैनेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल है कार्बिडिलॉल, मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट एंड बिसोप्रोलॉल। ये ड्रग्स हमारे हार्ट रेट को स्लो करने का काम करते हैं एंड हार्ट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, उसको भी रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव होता है एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। लास्ट है ग्लाइकोसाइड्स। इसके एग्जाम्पल है डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। ये ड्रग पेशेंट के जो हार्ट का स्ट्रेंथ होता है, उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं एंड हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट